आयुष और अन्नू दोनों भाई बहन अपना अपना सामान लिए पूरे घर में दौड़ रहे थे। दोनों कभी इस कमरे में जाते, कभी उस कमरे में, कभी बाहर वाले कमरे में सामान रख वहीं बैठ जाते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कौन से कमरे को अपना कमरा बताएं। अपने सामान के ऊपर बैठी अन्नू बोल पड़ी, आयुष, यहाँ के सारे कमरे अच्छे हैं, समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा कमरा लूँ। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो पूरा घर ही पसंद है। क्या मस्त घर खरीदा है मम्मा ने हमारे लिए। हाँ आयुष, अब हम लोग मम्मा के साथ खूब मज़े से रहेंगे। मम्मा को अब ज़मीन पर नहीं सोना पड़ेगा दीदी, और मुझे जितना देर मन करेगा मैं सोता रहूँगा, है ना। अब मुझे कोई नहीं उठाएगा। सुबह सुबह बहन की ओर देखते हुए आयुष उठकर खड़ा हो गया और बड़ी मम्मी का नकल करते हुए बोला, ए जल्दी उठो यहाँ से, समझ में नहीं आता है तुमको, ये गेस्ट रूम है, सुबह सुबह कोई भी आ सकता है। चलो उठो, बाहर जाकर उठो। बच्चे सामान के साथ दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी निकिता बच्चों की बातों को सुनकर ठिठक गई और अपने आंसुओं को भरसक रोकने का प्रयास करने लगी। कुछ पल के लिए वह निडाल सी वहीं पर बैठ गई। अपने बीते अतीत के साथ ससुर जी की 13वीं बीत चुकी थी। सारे अपने पराए जा चुके थे। जो बच गए थे उनमें तीनों में 2 भाई और दोनों बहनें थीं। बहनों की इच्छा थी कि जैसे पहले सब परिवार संग संग थे वैसे ही अब भी रहें। बहनें तो यही चाहती हैं कि उनका मायका हमेशा आबाद रहे, लेकिन भाभियों के साथ साथ भाइयों को ये मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि बाबूजी थे तो बरगद की तरह अपनी छाया में परिवार को समेट कर रखे हुए थे। जो फले फूले थे उनका भी चल रहा था और जो ठूंठ थे उनका भी जीवन आराम से कट रहा था। यानी उसकी पूरी जिम्मेदारी बाबूजी पर थी। अपना सारा पेंशन वह परिवार पर लौटाते थे। पर इस महंगाई के ज़माने में सबको साथ लेकर चलना किसी एक के बस की बात नहीं है, इसलिए वह बंटवारा चाहते हैं। इस बंटवारे की तरफदारी सबसे ज़्यादा दोनों बहुएं कर रही थी। नीता तीसरी और सबसे छोटी बहू थी। वह सब समझ रही थी कि जेठ जी के द्वारा ठूंठ की संख्या किसके लिए है। एक आकस्मिक घटना में काल ने उसके पति को निगल लिया था। वह 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ निकिता को जिंदगी के मारुस्थल में अकेले तपने के लिए छोड़ गए थे। वह तो पति के वियोग में खुद को ही हार जाती, पर ससुर जी के वात्सल्य और बच्चों की मासूमियत ने उसे जीने का एक मौका दे दिया। ससुर जी के स्नेह के कारण निकिता अपने और बच्चों के लिए कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं हुई थी। उसके मांगने से पहले ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह तैयार रहते थे, और यही कारण था कि निकिता और बच्चे परिवार में बाकियों के आंखों में कील की तरह चुभ रहे थे। जेठ जी ने शाम के समय सबको बाहर बैठक में बुलाया और फरमान जारी किया कि अब सब अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लें, अपना अपना खाना खर्च खुद देखें। घर के 2-2 कमरे सबको हिस्से में मिलेंगे, उसी में अपना अपना सामान रखवा लें। निकिता को चुपचाप खड़ी देख जेठानी ने जेठ जी को कोई इशारा किया। उसे कोई गलतफहमी ना हो इसके लिए जेठ जी ने उसे स्पेशली पास बुलाकर कहा, निकिता देखो, तुम तो जानती हो ना कि घर में 6 कमरे हैं, है ना। उसमें से 2-2 हम दोनों भाई ले लेंगे तो कितने बचे। निकिता ने सिर झुकाकर कहा, जी भैया 2। नहीं नहीं 2 नहीं, 1 ही बचे ना। बचे 2 कमरे में ये एक कमरा है जो बैठक ही रहेगा। मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। मान लो कभी कोई बहन आएगी तो उसे हम कहाँ बिठाएंगे बताओ। इसीलिए तुम बाबूजी वाला कमरा ले लो। उसका दरवाज़ा भले ही बाहर की ओर खुलता है, पर तुम तीनों माँ बच्चों के लिए ठीक ठाक है। वैसे भी अब तुम्हें अलग से बेडरूम की ज़रूरत ही क्या है। जेठ जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह एकदम से सर्द हो गई। शर्म और शोभ से उसकी नज़रें ज़मीन में धंस गई। लगा जैसे तपती रेत में खड़ी वह ठिठुर रही है। आज महाभारत का वह दृश्य जीवित दिख रहा था, जिसमें द्रौपदी शब्दों के बाण से निवस्त्र होकर अपना लाश समेटे कौरवों के बीच खड़ी थी। जेठ जी की बातों को सुनकर टप टप उसकी आंखों से आहत के आंसू गिरने लगे। बड़ी ननद से सुना नहीं गया। उसने भाई को आड़े हाथों लिया और बोली, कैसी बातें कह रहे हो तुम भैया, बड़े भाई होकर इतनी निष्ठुर ना बनो। तुम्हें ज़रा भी इस बात का मलाल नहीं है कि छोटा भाई नहीं रहा इस दुनिया में। जेठ जी ने कहा,
ओ दीदी, तुम हमारे आपसी बंटवारे में दखल मत दो। सत्य कटु होता है, कुछ देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन बाद के लिए मैं कोई पेच नहीं रखना चाहता। तो क्या इसे एक ही कमरा दोगे, और वह भी बाबूजी वाला? दीदी एकदम गुस्से में थी। अरे भाई, ज़रूरत होगी तो ये बैठक है ना, आप चिंता क्यों कर रही हैं दीदी? बाबूजी क्या कम पक्षधर थे जो अब आप भी परेशान हो रही हैं? जेठानी भौं टेढ़ी कर बोली। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो ले लेगी नया फ्लैट। कुछ दिन के बाद हस्बैंड की जगह नौकरी तो होने ही वाली है इसकी। नया मकान में ऐशो आराम से रहेगी जाकर। निकिता मूक की तरह सबकी कड़वी बातों को चुपचाप घोंटती रही, कुछ भी नहीं बोली। बंटवारे के बाद से निकिता ने बाबूजी के कमरे को अपना पूजा रूम बना लिया था। खुद वह उसी कमरे में नीचे फर्श पर सोती थी और दोनों बच्चों को बाहर बैठक में सुला दिया करती थी। किसी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वह सुबह होते ही बच्चों को उठाकर कमरा साफ सुथरा कर देती थी। कुछ दिन तक तो सबने बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। देर रात तक सोने नहीं देना, मेहमानों के आने का बहाना बनाकर सुबह होने के पहले ही बच्चों को कमरे से बाहर निकाल देना। बेचारे बच्चे ऊँघते हुए सीढ़ियों पर बैठे रहते थे। कभी किसी को दया आ गई तो उनके ऊपर चादर डाल दिया। निकिता अपने बच्चों को ऐसी अवस्था में देखती तो उसका कलेजा फट जाता था, पर क्या करती, कुछ भी बोलती तो वह भी सहारा छिन जाता। उसके साथ तो खुद ऊपर वाले ने ही क्रूरता की थी, और से क्या शिकायत। ये भी सच है कि बुरे वक्त की ज़्यादा उम्र नहीं होती। निकिता को पति की जगह नौकरी मिल गई थी। धीरे धीरे वह अपना और बच्चों की ज़रूरत खुद ही पूरी करने लगी थी। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे और दुनियादारी समझने लगे थे। उन्हें भी अपने ही घर में गैरों जैसा व्यवहार खलने लगा था। वह हमेशा कहते थे, माँ, हमारा घर कब होगा, हमें आपके साथ सोना है। निकिता बच्चों को दिलासा देते हुए कहती, कुछ दिन और, पापा ने पैसे जमा किए हैं ना, वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, तब हम एक नया घर खरीदेंगे। निकिता को पति के इंश्योरेंस के पैसे तथा ऑफिस के सहयोग से कुछ लोन मिल गया था। निकिता ने एक 2 बेडरूम के फ्लैट के लिए अप्लाई कर दिया। निकिता को आज फ्लैट की चाबी भी मिल गई, बिना कोई तामझाम के। निकिता ने नए फ्लैट में शिफ्ट होने का मन बना लिया था। उसकी खुशी में परिवार के लोग सम्मिलित नहीं थे। निकिता ने गीली आंखों से ससुर जी के तस्वीर को प्रणाम किया और अपना सामान समेटकर हमेशा के लिए उस एहसान की छांव से निकल पड़ी। पीछे से किसी ने उसे जोर से झकझोरा, निकिता, यहाँ क्यों बैठी हो दरवाजे पर? वहाँ दोनों बड़ी नंदे खड़ी थी। दीदी आप? हाँ, बाहों को थमाते हुए बोली। नहीं निकिता, बिल्कुल नहीं, ये खुशी का पल है, यहाँ आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।